हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट जो आपका पार्ट है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो दोस्तों, एग्ज़ाम 2022 के अकॉर्डिंग पूरा पेपर जो आपका किस तरह से आने वाला है, तो आपके जो पेपर है, आपका जो चैप्टर है, उनके एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह आप अपने क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आपको चैनल पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन पेपर है, यानी कि आप अपने एग्ज़ाम में किस तरह से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, किस तरह से अच्छे नंबर ला सकते हैं, उनकी तैयारी आपको चैनल पे करवाई जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अपन फर्स्ट जो क्लास है आपकी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसको अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, विषय वस्तु आपको यहाँ पे दी गई है। साथ ही जो आपका नया सिलेबस आपको दिया गया है 2022 का, वो आपने डाउनलोड कर रखा होगा। साथ ही आपके लिए मॉडल पेपर वो प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो यहाँ पे अपन प्रत्येक चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश या इंपॉर्टेंट जो आपकी बातें हैं आपके चैप्टर को लेके, उनको एक बार रीड करेंगे। सबसे पहले हम अभिक्रियाओं को संतुलित करने का तरीका देखेंगे। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि उच्च तापक्रम पर पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनती है। इसी अभिक्रिया को निम्न तापक्रम पर संपन्न करने हेतु उत्प्रेरक मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मिलाना पड़ता है। इस प्रतिक्रिया को निम्न अनुसार लिखा जा सकता है। यानी कि जो बात अपन यहाँ पे रीड की है उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मिलने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए, उपरोक्त अभिक्रिया में जो आपको पोटेशियम दिया गया है, ठीक है, और कैल्शियम दिया गया है, संक अभिकारक तथा उत्पादक दोनों दिशाओं में बराबर है। अब परंतु ऑक्सीजन की संख्या असमान है। इस कंडीशन में अतः संतुलित करते समय हम उस तत्व पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिनकी संख्या सबसे अधिक है। वह निश्चित ही यहाँ ऑक्सीजन है। बाईं ओर 3 ऑक्सीजन है तो दाईं ओर यह संख्या केवल 2 है। अब क्या करें? तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जो चैप्टर है उसको रीड करेंगे तो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, मोस्ट दोस्तों मैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे बात करूँगा आपके पेपर को लेके, क्योंकि आपका जो पेपर है मार्च में दोस्तों आपका पेपर है वो स्टार्ट होने वाले हैं, मार्च अप्रैल के बाद। और साथ ही दोस्तों अभी कोविड-19 के जो नए वायरस चल रहे हैं, नए स्ट्रेन चल रहे हैं, उनको देखते हुए हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अभी से दोस्तों आप हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट करवाई जा सकती है। तो आप सारी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख ले, सारे जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो आपको बताए जा रहे हैं आप उनको रीड करें। यहाँ पे देखिए, आपको दिया गया है गैस निकालना। जो रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण है वो क्या क्या है? अवक्षेपण बनाना, रंग परिवर्तित करना, ताप में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, ये दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण माने जा सकते हैं। इसके बाद अपन यहाँ पे रीड करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। विभिन्न अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। यहाँ पे कुछ बताई गई है, इनको आप देख लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला बात करेंगे, जिन अभिक्रियाओं को उत्पाद में निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऊष्मा जिसमें निकलती है, जैसे कि ऊष्मा किस में निकलेगी, अपन जैसे कि लकड़ी है उसको जला रहे हैं तो उसके साथ साथ ऊष्मा का भी वहाँ पे निर्माण हो रहा है, ऊष्मा भी उससे बाहर निकल रही है। तो इनको क्या बोलेंगे अपन? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बोलेंगे। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी कि श्वसन, जब अपन श्वसन लेते हैं तो अंदर से जो अपन ने ऑक्सीजन लिया और बाहर अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो उसमें भी अपन क्या कर रहे हैं? ऊष्मा को छोड़ रहे हैं, एक ऊष्मा को दूसरे रूप में छोड़ रहे हैं। तो वो भी क्या होगी? आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। श्वसन एक जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी नहीं है, इनमें से इस तरह से। इसके बाद देखिए, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया के अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश का विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शेपी शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिसमें ऊष्मा शोषण किया जाता है, ठीक है, उसमें उसको क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी। और इसमें ऊष्मा छोड़ी जाती है उसको क्या बोलेंगे? ऊष्मा शेपी। अब यहाँ पे देख लीजिए आप इन सभी इक्वेशन जो आपको दी गई है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे संक्षारण आपको दिया गया है। लोहे पर जंग लगने की जो अभिक्रिया है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये क्या होती है, किस तरह से होती है। मोटे मोटे अक्षरों में अगर बात की जाए तो लोहे में जंग लगना उदाहरण है जिसमें लोहे की सतह
लोहे का ऑक्साइड का एक पपड़ी जमा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार कॉपर के सतह भी हरे रंग का ऑक्साइड जमा हो जाता है। इन ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से धातु बहुत क्षय होता है। संक्षारण की संज्ञा इसको दी गई है। यानी कि दोस्तों अगर किसी ऐसे लोहे वाली वस्तु को अपन खुले वातावरण में रख देते हैं, साधारण बात में बात करूँ मैं, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करती है, जिससे कि उसमें जल लगता है, वैसे ही वो अभिक्रिया करेगी और उसका क्या होगा, गलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, जो लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया उसको बोला जाता है। इस तरह से ये होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब बात करेंगे अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। मैंने कुछ थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। अब यहाँ पे अपन डायरेक्ट बात करेंगे आपके क्वेश्चनों को लेके ही, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारे क्वेश्चनों का फॉर्मेट पता चल जाए तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हैं। मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, किस तरह का फॉर्मेट रहेगा, क्या उनके आंसर होंगे और आप 90 प्लस स्कोर करें। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब आप इसको अच्छे से समझ भी लें और कौन सा नहीं है। यहाँ पे दिया गया है, उबलते पानी से जल वाष्प बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है साथियों, भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, आपकी जो कोई चीज़ है, ठीक है, वो वही रहेगी लेकिन उसकी अवस्था बदल जाएगी। जैसे कि पानी है, पानी को अपन ने बर्फ़ में बदल लिया, ठीक है, पानी को अपन ने बर्फ़ में बदला तो क्या हुआ, पानी का तो पानी है लेकिन उसकी अवस्था बदल गई। पहले वो तरल अवस्था में था, अब वो किस में आ गया, ठोस अवस्था में आ गया। तो ये इसका भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें कि चीज़ ही बदल जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, उबलते पानी से जल वाष्प बनना, एक ही ये आपको दिया गया है, एलपीजी का दहन, बर्फ़ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। तो इनमें से कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों एलपीजी का दहन। एलपीजी दोस्तों जो आपकी है, जो अपन यूज़ करते हैं, तो उसका जो दहन होगा तो उसमें क्या होगा, आपकी बहुत सारी गैसें निकलेगी। तो वह क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण होगा, रासायनिक अभिक्रिया का। तो वह क्या है, एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। जो भौतिक अवस्था है, जैसे कि ठोस का द्रव में बदल जाना, द्रव का ठोस में बदल जाना, या तरल का वाष्प में बदल जाना, ये क्या है, उसकी अवस्था में बदलाव होना, वो किस में आएंगे, भौतिक अवस्था में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है भौतिक परिवर्तन को लेके और रासायनिक परिवर्तन को, तो आपको अच्छे से कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। अवशोषण मतलब ऊष्मा को अपन अंदर लेते हैं। सपोज जैसे अपन ने श्वास लिया तो ऊष्मा अपने अंदर चली गई, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऊष्मा शोषी, क्योंकि अपन ने उसको क्या किया है, अवशोषण किया है, यानी लिया है। तो लेने का मतलब क्या हो गया, अवशोषण करना, तो ऊष्मा शोषी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो जैसा कि अभी अपन ने ऊपर बात किया था, जो बर्फ़ का पिघलना होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ये क्या सी है, ये है आपकी भौतिक अभिक्रिया। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए और भी जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी अगर अपन समझने की कोशिश करें, तो आप यहाँ पे समझेंगे लोहे पदार्थ में जंग लगना। तो लोहे पदार्थ में अगर जंग लगता है तो क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है और उससे क्या है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तभी तो उसमें क्या होती है, जंग लग जाती है। उसके बाद देखिए भोजन का पकना, भोजन का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें बहुत सारी गैस वगैरह निकलती है और भी कुछ रिएक्शन वगैरह होती है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका भोजन का पकना क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में आएगा। कागज़ का जलना, कागज़ को अपन जलाएंगे तो उसकी अवस्था ही मिट जाएगी, ठीक है, जैसे कि जो कागज़ है वो किसी और मटेरियल में बना हुआ है लेकिन जल जाएगा, तो जल जाने के बाद उसका मटेरियल चेंज हो जाएगा, उसमें जो आपके कार्बन के तत्व मौजूद थे वो जलने के बाद निकल जाएंगे। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। जो सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है आपके एग्ज़ाम को लेके, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी को आप अच्छे से जरूर देखिए, दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो कारक होते हैं वो अभिकारक होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों सड़ जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देखेंगे, ताप में परिवर्तन होता है,
और विकृतन गंधिता होती है, जंग लगना या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या दिया गया है आपको? विकृत गंधिका। इसके कारण क्या होता है कि कोई भी जो लंबे समय से किसी चीज़ को अपन सेवन नहीं कर रहे तो वो सड़ने लग जाती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको एक समीकरण दिया गया है, ठीक है, 6Fe2O3 प्लस 2Al। इसको दोस्तों इसमें कन्वर्ट किया गया है। साथ ही दोस्तों आप इसका भी ध्यान रखें, किसी भी समीकरण में एक तो चिन्ह ये होता है, ठीक है, और एक चिन्ह कई बार होता है इस तरह सा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक तो होती है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, और एक होता है जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। तो इन दोनों को आपको समझ लेना है। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये क्या है? एक विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें विस्थापन हुआ है। विस्थापन का मतलब होता है जैसे एक चीज़ यहाँ पे है और उसका दूसरी जगह से चले जाना, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, यहाँ को इस स्थान को छोड़ के, तो वो क्या हो जाती है? विस्थापन हो जाती है। जैसे कि अपन बोलते हैं स्थानांतरण, स्थानांतरण बोलते हैं ना अपन, टीसी लेते हैं अपन, टीसी सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो स्थानांतरण हो जाता है ना। ऐसे ही इसका अभिक्रिया का विस्थापन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। नेक्स्ट देखिए, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या होता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग मुझे लगता है कि 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है। एक वो रेजिया, और वो इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है? तो जैसा कि अभी पहले भी मैंने पूर्व में बात की थी, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और आकार में परिवर्तन। तो आकार में जो परिवर्तन होता है साथियों, वह रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। कैसे नहीं है, मैं अपनी इसको एग्जाम्पल के लिए समझेंगे। ये दोस्तों, एक मिनट, ये साथियों यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? एक जो ग्लास है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये ग्लास की फॉर्म दी गई है, सपोज इस तरह से मैंने बना लिया। यहाँ पे एक बार दोबारा से बनाते हैं। ये आपका एक गिलास दिया गया है, इसमें आपने क्या किया? जल भर लिया, ठीक है। इसका जल का आयतन आप देख लेंगे कि यहाँ तक इसी का जल भरा हुआ है। इसी चीज़ को दोस्तों अपन क्या करेंगे? अपन ने जमा दिया फ्रीज में, फ्रीज में जमाने के लिए रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा? इसका जो आकार है, इसका जो वॉल्यूम है, वो वहीं पे रहेगा। कब? जमाने के बाद तो क्या होगा दोस्तों, वह एक ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, जो कि एक भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन जैसे ही उस चीज़ को वापस से अपन पानी में कन्वर्ट करेंगे, बर्फ़ को जल में, तो क्या होगी? वो वहीं तक वापस से भरेगा। तो उसकी जो आकार है, उसकी अवस्था है, उसमें मेजर डिफरेंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगले जो बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर को लेके दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ज़रूर समझे और उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। साथ ही साथ इन सभी पेपर की जो PDF फाइल है, ठीक है, PDF फाइलें जो है उनका आपको डाउनलोड करना है तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हमारी जो वेबसाइट है theeducationline.in, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम 2022 की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे इसको पूरा वर्णन किया गया है। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं वाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, अतः इसमें ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। इसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। तो इसलिए दोस्तों ये अपन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको आपको देखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन घटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस के युक्त कर देते हैं, जिससे चिप्स का अपचयन ना हो सके। अब आपको कारण समझ में आ गया होगा कि क्यों ये भरी जाती है। इसीलिए चिप्स के जो पैकेट है वो मोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे उसको फाड़ते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और बहुत कम चिप्स अपने को प्राप्त होते हैं। अपन बोलते हैं कि अपन ने 10 रुपये या 20 रुपये की चिप्स ली और बहुत कम आए, तो वो यही कंपनी का रूल होता है, जिसमें कि जो उसमें चिप्स भरी जाती है उसका क्या होगा? अपचयन भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर आपको इसको समझाना पड़ेगा। इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया जब दो कारकों को अभिकारक से मिलकर आपस में अभिक्रिया अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं, तो उस विलयन में उस ठोस कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं।
और ये इसका समीकरण भी आपको यहाँ पे दिया गया है इजीली तरीके से समझने के लिए। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या है और इसका उदाहरण आपको देना है। ये दोनों क्या क्या हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा दिया गया है आपको ऊष्माशोषी। जैसे कि मैंने बताया था, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ऊष्माशोषी यानी कि शोषना, ग्रहण करना। ठीक है, इसका उदाहरण भी आपको यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं इसका उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण आपको ये दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर ले, अच्छे से कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है ऊष्माशोषी का, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा या ऊष्मा है उसका अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब नाम से ही पता पड़ रहा है, शोषी यानी कि शोषण करना, और शोषण को करता है जो अपने अंदर ले लेता है। इसका उदाहरण आपको यहाँ पे दिया गया है, इसका उदाहरण को आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो 3 अंक के आपके आने वाले हैं। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपको क्वेश्चन, प्रश्न 1, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर आपको यहाँ को देखने को मिल रहेगा, संयोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो ये एक ही जगह दोस्तों आपको पूरा आंसर यहाँ पे मिल गया, साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये अच्छे से आप इनको देख लीजिए, सब सॉल्यूशन वगैरह, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज हो रहा है, क्या किसका आंसर है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण के द्वारा आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिक्रिया का अपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। और ये उदाहरण आपको यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों वीडियो आपको प्रोवाइड कराने का मेन मोटो ये है कि आपको चैप्टर वाइज जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं बुक से, तो आपको पता नहीं लग पाता कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह का आंसर आपको देना पड़ेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा पेपर है वो किस तरह से आपका बनने वाला है चैप्टर वाइज, तो वो चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चनों के आंसर है वो यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे संरक्षण को परिभाषित कीजिए तथा संक्षारण से बचाव के कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण। यानी कि दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ये एक तरह का कोई लोहे का अपने पास मेटल पड़ा हुआ है, अब यह इसको अपन ने खुला छोड़ दिया, अब बोला यहाँ पे नमी, नमी का मतलब क्या हो गया, जल के संपर्क में आना, बारिश हो गई साहब, या फिर जैसे कि सर्दियों में अपन बोलते हैं कि धुंध पड़ रही है, ओस पड़ रही है, अपनी लैंग्वेज में आप कुछ भी बोल सकते हो, वाष्प बन रही है उस पर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसमें नमी आएगी, नमी आएगी तो ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करेगा, क्रिया करेगा तो क्या होगा, इसका क्या होगा, संक्षारण होगा। अगला देखिए यहाँ पे लोहे पर जंग लगना अर्थात उस पर लाल भूरी परत जमना, ये इसी का उदाहरण दिया गया है। तो ये उदाहरण भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है, क्यों, क्यों दवा की बोतल को रंगीन रखा जाता है। तो इसका आंसर अपन यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है क्योंकि दवाइयाँ प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती है और विषैली हो जाती है, तो इसे रोकने हेतु दवाओं को बोतल रंगीन रखा जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको पता लग गया होगा, दवाओं की जो बोतल है वो रंगीन क्यों रखा जाता है, क्योंकि प्रकाश के साथ में अगर वो टच होती है, प्रकाश उनके ऊपर गिरता है तो क्या होगा, उसकी उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती है और इससे क्या होगी, वो विषैली बन जाएगी, उसका जो अपना मेन मोटो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें जो अपन ने रासायनिक चीज़ें डाली हुई है, जो भी अपन सोल्ट उसमें मिला रखे हैं वो उल्टे पुल्टे हो जाएंगे और पूरा गड़बड़ मामला हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इस बात को अपन समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि रासायनिक जो संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के लिए अपन ने लिखा H2O। ठीक है, इस समीकरण को अपन ने किसी से मैच कराया, सपोज यहाँ पे अपन ने O लगा दिया, एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया यहाँ पे, अब ये क्या बन गया, H2O2 ये बन गया। तो यहाँ पे यही बोला गया है, ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया है जो कि थोड़ा सही नहीं लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जिसमें कि
जो उत्पाद अपन यूज़ कर रहे हैं उसका द्रव्यमान समान हो, उसके पश्चात जैसे कि अपन ने यूज़ किया उसके पश्चात परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके अपना जो संतुलित समीकरण है उसका निर्माण होगा। अब यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि आप इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन से डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन के कॉपर से विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है। यानी कि क्या कारण होता है जिसके कारण ये प्रक्रिया होती है, तो वो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन आपको किया गया है। तो जो भी क्वेश्चन आपके चैप्टर फर्स्ट से बने थे सभी का आंसर अपन ने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, ये यहाँ पे समीकरण है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अम्ल, क्षार और लवण, वो चैप्टर आपका आज गया सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो अभी फिलहाल आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओनली फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो टोटल आपके जितने भी चैप्टर है सभी को अपन यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, सारे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि आपके चैप्टर वाइज बनने वाले हैं। तो आपने अगर कहीं से नोट्स नहीं बना रखे हैं तो आप इन वीडियोज़ को देखिए, अच्छे से पूरा चैप्टर है वो यहाँ पे तैयार कर लीजिए, सभी क्वेश्चनों को लिख लीजिए, आपके पास फिलहाल टाइम भी है। ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा बेहतर प्रदर्शन हो। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चनों के बारे में अपन ने बात की है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे। अगर आपको लग रहा है कि दोस्तों को शेयर करना चाहिए, उनका भी यहाँ पे फ़ायदा है, तो उनको शेयर करें। वीडियो को लाइक तो करे ही करे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को दबा ले, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपकी परीक्षाओं के लिए नया पेपर, तो वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और भी कौन कौन से पेपर आपको प्रोवाइड कराने चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे और हेल्पफुल होने वाले हैं। ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट, मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।